सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। ज़िंदगी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। कहते हैं कि सेहत है तो ज़िंदगी है, जान है तो जहान है। ये ऐसे नहीं कहा जाता कि हेल्थ इज़ वेल्थ। ज़िंदगी एक बार मिलती है और हमें इस ज़िंदगी को भरपूर जीना चाहिए। इस ज़िंदगी की कदर भी करनी चाहिए क्योंकि वक्त एक बार गुजर जाए तो फिर पलट कर वापस नहीं आता है। कोरोना का रोना अब तक जारी है। दुनिया भर की कोशिशों के बावजूद ये जो मूजी वायरस है ये काबू में नहीं आ रहा। शक्लें बदल बदल कर वार कर रहा है और इसने इंसानी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया है। वैक्सीनेशन और जदीद टेक्नोलॉजी जो है इसके होते हुए भी कोई मुल्क ये पेशगोई नहीं कर सकता कि कोरोना का खात्मा आखिर कब हो सकता है। माहिरीन सिर्फ अंदाजे पे अंदाजे लगा रहे हैं कि कब इससे जान छूट सकती है। अच्छा, वैक्सीनेशन को इस मरज़ के ख़िलाफ़ वाहिद हथियार कहा जा रहा है, लेकिन अब भी हम में से बहुत से अफराद हैं जो वैक्सीन को एक साजिश समझते हैं, जबकि अभी तक वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया और अल्लाह ने चाहा तो आगे भी वैक्सीन इंसानी जानों को कोरोना से बचाने का काम सर अंजाम देती रहेगी। लेकिन अगर हमने इस वबा से मुकम्मल छुटकारा हासिल करना है तो ख़ुद को और अपने प्यारों को वैक्सीनेटेड करना होगा, वरना ये वबा हमें तंग करती रहेगी। अगर मुल्क में कोरोना से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार की मैं बात करूँ तो गुज़िश्ता 24 घंटों में जो रिपोर्ट होने वाले केसेस हैं उनकी तादाद 2545 रही है। वायरस की तशख़ीस के लिए गुज़िश्ता 24 घंटों में 48,910 टेस्ट किए गए, जिनमें 5.2% मुस्बत केसेस सामने आए और मज़ीद 47 अफराद इंतकाल भी कर गए। यानी सूरत हाल को अगर आप देखें, गौर करें तो हालात एक बार फिर से बेकाबू होते हुए नज़र आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के जो मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान हैं, उन्होंने मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के पेश नज़र ईद उल अज़हा पर वबा से मुतालिक पाबंदियों का इंदिया भी दिया। अगर हम अब भी एहतियात कर लें तो शायद ईद उल अज़हा पर हमें पाबंदियों का सामना ना करना पड़े, लेकिन अगर हमने बेहतियाती जारी रखी तो फिर आखिर में हम खुद को इल्ज़ाम देने के बजाय हुकूमत को बुरा भला कहते हुए नज़र आएंगे। अरे डॉक्टर फैसल क्या कहते हैं, उन्होंने बताया कि जब कोई नया वायरस आता है तो वो कदरे आसानी से फैलता है, वो एक से दूसरे में तेज़ी से मुंतकिल होता है और ये जो भारतीय किस्म है डेल्टा वेरिएंट, ये 50 से 60% तेज़ी से फैलता है। सही सुना आपने, 50 से 60% तेज़ी से फैलता है। अच्छा, भारत में आपको पता है इसी डेल्टा वायरस ने भारत की जो मईशत है उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। वहाँ क्या हालात है आपके सामने हैं, वहाँ जानी नुकसान कितना हुआ आपके सामने है। अब पाकिस्तान में इस वायरस के ख़तरात मंडला रहे हैं। रावलपिंडी में डेल्टा वायरस के केसेस की तस्दीक भी हो गई है। अब ऐसा नहीं कि हम इस वायरस का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, हम वैक्सीन के ज़रिए और SOPs पर मुकम्मल अमल करके इस बीमारी से बचने की कोशिश तो कर सकते हैं, एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब ने भी अस्पतालों में कोरोना के मरीज़ों की तादाद में इजाफे पर तशवीश का इज़हार किया और उन्होंने ट्विटर पर क्या कहा कि तेज़ी से केसेस में इजाफा हो रहा है और कोरोना की डेल्टा किस्म खित्ते में ममालिक को बहुत नुकसान पहुँचा रही है। और उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि अवाम SOPs पर अमल करें, जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन मुकम्मल करवा लें और दोबारा कि जान है तो जहान है। मैं जुमला दोहराऊंगी कि जान है जहान है, ये ऐसे नहीं कहा जाता। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं क्योंकि कोरोना का ख़तरा भी टला नहीं है। कोरोना तो शहबाज शरीफ साहब पर भी बढ़ता जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब की किस्मत भी इस वक्त समझ लें कि गर्म पानियों में गौते खा रही है। अब जो खबरें घर में आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि FIA ने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ शुगर और 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफ्तीशी रिपोर्ट तैयार कर और FIA का कहना है कि जी तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाएगी। ज़राए के मुताबिक FIA ने शहबाज शरीफ साहब से 25 सवालात किए, उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया।
अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने जो सवालात के जवाब दिए थे वो मैंने पहले भी प्रोग्राम में आपके साथ शेयर किए थे, पूरी वो कहानी आपको सुनाई थी, लेकिन अब ज़रा मज़ीद जो तफसीलात सामने आई हैं वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ ज़रा शेयर करती हूँ। ज़रा सुनते जाइएगा, हैरान होते जाइएगा। खबरों के मुताबिक उनसे पूछा गया शहबाज शरीफ साहब से कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी मियाँ साहब कैसे बनाई, तो शहबाज शरीफ साहब का जवाब पता है क्या था? मेरी बेगमात से मालूम करें, बेगमात से मालूम करें, यानी वो बताएंगी। फिर उनसे पूछा गया कि आपके कारोबार में इजाफा कैसे हुआ मियाँ साहब, ये बता दें, और मज़ीद फैक्ट्रियाँ कैसे लगी। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जवाब क्या था कि सलमान शहबाज इसका जवाब देंगे, सलमान शहबाज शरीफ से पूछें। अच्छा, फिर FIA के ज़राए ने मज़ीद बताया कि शहबाज शरीफ साहब से सवाल किया गया कि महंगी तरीन गाड़ियाँ खरीदी गईं, तो शहबाज शरीफ साहब का जवाब था कि मेरे भतीजों से मालूम करें। अब उनसे सवाल ये किया गया कि 25 अरब रुपए आपके और फैमिली के अकाउंट्स में जमा हुए और निकाले गए, तो इसका जवाब मियाँ साहब ने क्या दिया? इस हवाले से मेरे वकील से पूछें, वो जवाब देंगे। FIA ज़राए ने बताया कि तफ्तीशी टीम ने शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त की कि सर आप कुछ तो बताएं, कुछ तो बता दें, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया कि मसला फ़लस्तीन बहुत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। तफ्तीशी टीम ने सवाल किया कि सर इन सवालात का मसला फ़लस्तीन से क्या ताल्लुक़ है, जिस पर शहबाज शरीफ साहब का क्या कहना था कि बहुत गहरा ताल्लुक़ है, मैं सारी तवज्जो उस मसले के हल पे लगा रहा हूँ और आप लोग बार बार मुझसे अकाउंट प्रॉपर्टी का पूछ रहे हैं। अच्छा, वाकिफ़ा ने हाल ये भी बता रहे हैं कि FIA ने शहबाज शरीफ साहब से की गई तफ्तीश की जो तफसीली रिपोर्ट है वो तैयार कर ली है और DG FIA समेत शहजाद अकबर साहब को भी फराहम कर दी है। अब नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब को फ़लस्तीन का ख्याल बहुत ज़ोर से आ रहा है। वैसे एक बात मशहूर है, आपने भी सुनी होगी कि इंसान को ज़्यादा जो आइडियाज़ हैं ना वॉशरूम में आते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को सारे जो आइडियाज़ हैं, ख्यालात हैं, किसकी फ़िक्र है, किसकी नहीं है, किसकी ज़्यादा है, FIA के दफ्तर में जाकर आते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पर, कमाल की बात है ना। शहबाज शरीफ साहब को फ़लस्तीन का ख्याल सता रहा है, बाकायदा परेशान कर रहा है, सता रहा है, जबकि नून लीग की हुकूमत में इसराइल से ताल्लुकात बढ़ाने की सिफारती सतह पर कोशिशें की गई, उसमें फ़लस्तीन का ख्याल शहबाज शरीफ साहब को क्यों नहीं आया? अब मुकदमात का जो बोझ कंधों पर पड़ा है तो शहबाज शरीफ साहब को फ़लस्तीन का मसला सताने लगा, परेशान करने लगा कि तफ्तीश के दौरान भी उनको फ़लस्तीन याद आता है। हैरानी वाली बात है ना नाज़रीन। शहबाज शरीफ साहब FIA हुकाम को कहते हैं कि मैं फ़लस्तीन का सोच रहा हूँ, यानी सवाल जब पूछे जा रहे तब भी वो फ़लस्तीन का सोच रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा क्योंकि फ़लस्तीन सोच रहे हैं और आप मुझसे हिसाब ले रहे हैं, ऐसा उन्होंने उनको बोला। फ़लस्तीन तो दूर की बात, नून लीग की जो आला क़यादत है वो तो आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझती। बिल्कुल सही सुना आपने, ज़रा क्लिप देखिए, समझ आ जाएगी मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा, मैंने कल गद्दारी के फतवे बांटने के हवाले से पूरा प्रोग्राम किया था, लेकिन मैंने किसी को भी गद्दार नहीं कहा था, ना किसी की हुब्बुल वतनी पर शक किया था, लेकिन वो सवालात मैंने ज़रूर उठाए थे जो हक़ाइक़ पे मबनी थे। नून लीग की नायब सदर जो आज़ाद कश्मीर की मुहिम पर हैं, जो अपने आप को और अपने ख़ानदान को कदम कदम पर क्या कहती हैं, कश्मीरी, हम कश्मीरी, लेकिन आज वो जलसे से खिताब करते हुए पता है क्या कह रही थी कि उनकी आज अदालत में पेशी है, लेकिन वो अदालत पेश नहीं हुई जिसका उनको नुकसान हो सकता है, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं, क्योंकि उन्होंने इरादा कर रखा है कि वो बलोचों को मिले बगैर पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगी। गौर कीजिएगा, कहती हैं कि बलोचों को मिले बगैर पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगी। अब नाज़रीन ज़रा गौर कीजिए इन मोहतरमा के अल्फाज पर, यानी ये आज़ाद कश्मीर में खड़ी हैं और कह रही हैं कि ये पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगी, यानी मरियम साहिबा आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझती। आज़ाद कश्मीर कोई और है और पाकिस्तान कुछ और है, ये क्या कहना चाह रही हैं? चले छोड़ें, मैं इस पर ज़्यादा गहराई में बात नहीं करती, आप समझदार हैं, आप इतनी बात भी समझ गए। लेकिन मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने आज एक और बात कर डाली। क्या फरमाती हैं कि नवाज शरीफ साहब को कैद में भी कत्ल करने की साजिश की गई थी। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने क्या फरमाया कि हुक्मरान नवाज शरीफ से डरते हैं, इमरान खान की सुबह शाम नवाज शरीफ के नाम से होती है, नवाज शरीफ के खिलाफ तरह तरह की साजिशें हुई, नवाज शरीफ को कैद में भी कत्ल करने की साजिश की गई। और क्या कहती हैं कि नवाज शरीफ को मैं मुबारकबाद देती हूँ कि आपका नारा वोट को इज्जत दो हर जगह पहुँच गया। अब जहाँ तक बात है नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो के नारे की, तो मरियम नवाज साहिबा की इस बात से मैं इख्तिलाफ़ करती हूँ। इख्तिलाफ़ इसलिए करती हूँ कि वोट को इज्जत का जो नारा है ना, वो आपके अब्बा जी नवाज शरीफ साहब का नारा नहीं है। ये नारा अवाम में हर दौर में मकबूल रहा। वोट को इज्जत नहीं दी ना तो रहबरों ने नहीं दी, क्योंकि रहबरों की तवज्जो ध्यान वोट को इज्जत देने के बजाय इक़्तिदार में लूट मार पर रहा और इक़्तिदार के बाद पसे पर्दा डीलों पर, लेकिन हर बार डील मिलती नहीं है। इसलिए अब खबरें ही गर्म है कि शहबाज शरीफ मुफाहमत की कोशिशों से थक हार के, बाकायदा थक हार के इन कोशिशों से मुफाहमत की पार्टी के कायद का ही बयानिया मानेंगे। यानी अब मुफाहमत नहीं, भरपूर मज़ाहमत होगी,
और नून लीग की नायब सदर इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत पर एक बार फिर से ताब हमले भी करती नजर आ रही हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि नवाज शरीफ को जेल में मारने की यानी कत्ल करने की साजिश की गई है। प्राइम मिनिस्टर का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। जी सुना आपने। अगर नवाज शरीफ साहब की जान को वाकई किसी से ख़तरा होता, उनके खिलाफ ये क्या जो मरियम कहती हैं साजिश हो रही थी, कत्ल की साजिश, मारने की साजिश हो रही थी, तो कौन कर सकता था साजिश? ज़रा सोचिए, यकीनी सी बात है हुकूमत कर सकती थी ना, अगर हो रही होती। अगर फिर सवाल ये कि अगर हुकूमत साजिश करी थी नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ या हुकूमत बदनीयत होती तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसी भी तौर पे एटलीस्ट नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर नहीं जाने देती। सिंपल बात है, समझ आने वाली बात है। अब आपको याद होगा नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आकर सियासत करने का कहा था, याद है? और उन्होंने ऐसा क्या कहा, तो नून लीग की जान को तो बाकायदा अजाब आ गया। जरदारी साहब पे तनकीद शुरू कर दी गई, तुम दो तेज़ नश्तर तनकीद के। अब नून लीग की नायब सदर आसिफ अली जरदारी साहब से अपने वालिद की जान की ज़मानत भी मांगती हुई नजर आई थी। मैं आपको ज़रा याद करवा दूं कि अगर जरदारी साहब ज़मानत दे दें तो फिर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म वापस आ सकते हैं। और नून लीग की नायब सदर को क्या ये नहीं पता था कि जरदारी साहब की अपनी सेहत ख़राब है, फिर भी वो मुल्क से बाहर नहीं भागे? उन पर मुकदमात हैं, उसका सामना कर रहे हैं, फ़रार नहीं हुए, यहाँ से मुल्क से भागे नहीं। जरदारी साहब ने आपके वालिद की तरह प्लेटलेट्स गिरने का बहाना तो नहीं किया और ना ही लंदन जाने के लिए अदालतों से रुजू किया। नून लीग के कायद अपने आप को बानी MQM दोइम समझते हैं, इसलिए उनको लगता है कि वो लंदन में बैठकर हर एक को अपने इशारे पे चला सकते हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि ऐसा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मज़ाक में कह रहे हैं कि नवाज शरीफ बीमारियों वाली शक्ल बनाकर जहाज़ तक पहुँचे, लेकिन जैसे ही लंदन की हवा लगी तो सारी बीमारियां यूं दूर हो गई। और इमरान खान साहब ने तो यहाँ तक कहा कि जो रिपोर्ट्स नवाज शरीफ की बनाई गई उसको देखकर ऐसा लगता था कि मियाँ साहब को लंदन अगर ना भेजा गया तो खुदा ना ख्वास्ता उनको कुछ हो जाएगा। और शीरी मज़ारी भी उनकी रिपोर्ट्स देखकर रोने लगी। वैसे नून लीग की नायब सदर ये भी बताना पसंद करेंगे ये कौन से प्लेटलेट्स हैं जो पाकिस्तान में कम हो जाते हैं और लंदन जाते नॉर्मल हो जाते हैं, बल्कि नॉर्मल से भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। नून लीग की आला क़यादत के कॉल और फेल का तजाद ज़रा आप देखिए यहाँ पे कि एक तरफ कहते हैं कि सज़ा होने पर रहम की अपील नहीं करेंगे, यानी इतना एटीट्यूड कि हम अपील नहीं करेंगे, लेकिन फिर ज़मानत के लिए अदालत से रजू भी किया, रहम की अपील भी की। देखें इनके दोहरे मयार आपने। नून लीग के कायद की जान को ख़तरा है, यही शोर था जब अपने थे, लेकिन फिर सब ने देखा कि वो इसी बहाने लंदन जाने में कामयाब हो गए और वहाँ जाके सब ठीक हो गया। अब ये ड्रामा है, ड्रामा कि मियाँ साहब की जान को ख़तरा है, ये बहुत बड़ा ड्रामा है कि उनकी जान को ख़तरा है इसलिए वापस नहीं आ सकते। अगर उनकी जान की ज़मानत दे दी जाए, जो मांगते फिरते हैं ज़मानत ये दे दे वो दे दे वो दे दे, तो उनके सारे केसेस ख़त्म हो जाए जैसे कि चाहते हैं, तो फिर क्या सारी बीमारियाँ, ऑपरेशन सब कुछ छोड़ के, जो जान का ख़तरा है वो सब कुछ छोड़ के पहली फ़्लाइट से मियाँ से वापस आ जाएंगे? कैसे आ सकते हैं? दुनिया जहान के डॉक्टर्स भी बैठ जाए ना तो यकीन जानिए इस गुत्थी को नहीं सुलझा सकते कि एक ऐसी सेहत है जो यहाँ पर केसेस ख़त्म हो जाएं तो एक सेकंड में वो फ़्लाइट पकड़ के यहाँ पर आ जाएंगे, सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी बगैर ऑपरेशन के। दुनिया जहान के डॉक्टर्स, उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है ये नवाज शरीफ साहब, उनकी सेहत और उनकी बीमारी, यकीन जानिए। अगला क्लिप चलाइएगा। अच्छा सुना आपने, अब यहाँ दिल की आरजू को बयान किया जा रहा है। मरियम नवाज साहिबा नवाज शरीफ की ज़िंदगी की ज़मानत चाहती हैं तो इस सूरत में मियाँ साहब वतन वापस आ जाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ की जान की ज़मानत देने के अलावा मरियम नवाज़ ये भी शर्त रख रही हैं कि नवाज शरीफ को इंसाफ दिया जाए तो वो वापस आ जाएंगे। अब मरियम नवाज़ की इंसाफ से मुराद केसेस से छुटकारा है, नाअहली की सज़ा भी मअतल हो जाए, उनको वज़ीर-ए-आज़म भी बना दिया जाए, फिर क्या इन शराइत की बिना पर मियाँ साहब वापस आ सकते हैं? फिर बीमारियों को क्या हुआ, जो ऑपरेशन होने थे उनका क्या हुआ, ये समझ नहीं आ रहा। मरीम साहिबा भी मर्जी की ज़मानत मिलने पे रात की फ़्लाइट से नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाने के लिए तैयार हैं। यानी अब ये माना जाए ना कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स पूरे हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है, उनका जिस्म बीमारियों से पाक है, बीमारी ड्रामा है। अगर ऐसा है तो फिर पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून पर डील का इल्ज़ाम तो बिल्कुल सच साबित हो जाएगा। अब नाज़रीन, नून लीग की नायब सदर यहाँ तक कह रही हैं कि हुकूमत को 5 साल पूरे करने देने चाहिए। उनके इस बयान पर यह समझा गया कि मरियम नवाज़ के लिए हुकूमत से मुतालिक नरम रवैया रख रही हैं, यानी डील मिल जाए तो नवाज शरीफ की जान को भी ख़तरा नहीं रहेगा, बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी, तंदुरुस्त हो जाएंगे, वो फिट हो जाएंगे और वापस भी आ जाएंगे। अगला क्लिप देखिएगा।
अरे सुने शाहिद का कहना, बस जो बार बार कह रहे डॉक्टरों से पूछें, दिल पे हाथ रखिए। जितने डॉक्टर्स मुझे इस टाइम पे सुन रहे हैं, जो बोल न्यूज़ देख रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा देख रहे हैं, शाहिद का कहना बस सबको सुन रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे और नवाज शरीफ साहब की बीमारियों को बार बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आपके भी नॉलेज में बहुत इजाफा हो रहा होगा तमाम डॉक्टर्स के। मैं यकीन से कहती हूँ कि मुझे बताएं कि तमाम डॉक्टर्स तो चकरा के रह गए होंगे, सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि कैसी बीमारियाँ हैं ये, एक बंदे को इतनी बीमारियाँ, और जैसे ही उसके सारे मामला सेटल हो जाएंगे, मामला हल हो जाएंगे, जिस तरह बेटी बार बार कहती है कि जी ये ज़मानत दे दे, वो ज़मानत दे दे, तो मियाँ साहब की सारी बीमारियाँ गायब हो जाएंगी, बगैर ऑपरेशन के गायब हो जाएंगी, पता नहीं कहाँ चली जाएंगी, खुद ही ठीक हो जाएंगे। प्लेटलेट्स यहाँ पे कम हो जाते हैं, जैसे जहाज़ में बैठते हैं, लंदन में लैंड करते हैं तो वहाँ जाके ठीक हो जाते हैं। मैं दोबारा अपने अल्फाज दोहराऊंगी कि नवाज शरीफ साहब की जो बीमारियाँ हैं ना, ये नवाज शरीफ साहब एक ऐसे पेशेंट है, तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ा मेरे ख्याल से चैलेंज है। ये जो बार बार कह रहे हैं डॉक्टरों से पूछे, डॉक्टर तो परेशान और हैरान होकर रह गए नवाज शरीफ साहब जैसे पेशेंट को देख के कि ऐसा पेशेंट भी कोई हो सकता है कि हवा बदलती है तो प्लेटलेट्स का लेवल ऊपर नीचे आ जाता है। मतलब आप पाकिस्तान में प्लेटलेट्स कुछ होते हैं, लंदन में जाके कुछ हो जाते हैं, और जब आपकी बेटी कहती है इस चीज़ की ज़मानत मिल जाए, उस चीज़ की ज़मानत मिल जाए तो ऑपरेशन के बगैर ही वापस आ जाएंगे, तब ठीक भी हो जाएंगे, तब तंदुरुस्त भी हो जाएंगे, सेहत भी ठीक हो जाएगी। अजीबोगरीब बीमारी, वैसे बहुत अजीबोगरीब बीमारी है। और डॉक्टर के साथ साथ अवाम को कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग। ये हमारे रहबर, सो कॉल्ड रहबर, अब भी शायद ये समझते हैं कि हमारी अवाम इतनी बेवकूफ़ है या अवाम का जो हाफिज़ है वो इतना कमज़ोर है, जबकि अवाम को इन लोगों ने अवाम को बड़ी अक्ल दे दी है। अवाम धोखे खा खा के इन लोगों के हाथों ठोकरे खा खा के समझदार हो चुकी है। लीगी रहनुमा पहले ये कहते रहे कि नवाज शरीफ साहब के 3 ऑपरेशन होने, लेकिन साथ ही दिल की बात ज़बान पर ले आए। क्या बोले कि अगर हुकूमत से मुल्क नहीं चल रहा तो बताते हैं नवाज शरीफ फ़ौरन मुल्क वापस आ सकते हैं। यार एक बीमार बंदा है जिसके इतने ऑपरेशन हो, इतनी बीमारी है उसको, और हुकूमत जहाँ पे परफॉर्म ना कर पे वो बीमार बंदा आके मुल्क चला देगा। हैरान है कुन बातें करते हैं ये। अब ऐसे में सवाल एक और है कि क्या लीगी कायद की बीमारी वाकई सिर्फ अदालतों से बचने के लिए थी, केसेस से बचने के लिए थी, इक़्तिदार की कुर्सी के लिए थी, इक़्तिदार की ज़मानत के लिए थी? इक़्तिदार की ज़मानत मिल जाए तो ठीक है, फिर तो इलाज की ज़रूरत ही नहीं है बाहर, और ज़िंदगी को भी कोई ख़तरा नहीं है, सेहत भी परफेक्ट है, आइडियल है जी। बल्कि पाकिस्तान के सारे रुके हुए काम हो जाएंगे ज़मानत मिल जाए तो। कश्मीर जिसे 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बनकर ये आज़ाद ना करा सके, फ़ौरन आज़ाद करा लेंगे। कैसी चीज़ है ये सियासत, यही कहूँगी मैं। यानी इंसान को पता होता है वो गलत कह रहा है, पता होता है वो शदीद गलत बात कर रहा है, शदीद गलत कर रहा है, लेकिन सियासत बचाने के लिए फिर भी करता चला जाए, रुकता नहीं। लेकिन अवाम को शऊर आ जाए और वो अपने मोहसिनों और दुश्मनों को पहचान जाए कि मोहसिन कौन है, दुश्मन कौन है, तो फिर ऐसे नहीं चल सकता। और अब पाकिस्तानी अवाम को अल्हम्दुलिल्लाह शऊर भी आ गया है, बड़ी अक्ल भी आ गई है, इसलिए अब ऐसे वाकई नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अमरीकी फ़ौज ने अफगानिस्तान से 95% इंतकाम मुकम्मल कर लिया है और सदर बाइडन ने 9 जुलाई को अफगानिस्तान से फ़ौज की वापसी की तारीख दी थी और कहा था कि 31 अगस्त को फ़ौज की वापसी मुकम्मल होगी, लेकिन इससे पहले ही वापसी का काम मुकम्मल हो चुका है। अच्छा नाज़रीन, बरतानिया ने भी अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के साथ काम करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। बरतानवी वज़ीर दिफा का कहना है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में हुकूमत बनाई तो उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तालिबान के साथ काम के हवाले से उनका मज़ीद कहना था कि आलमी बिरादरी के पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और बरतानवी वज़ीर दिफा ने तालिबान और अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से कई दहाइयों की लड़ाई के बाद मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए मिलकर काम करने की अपील भी की है। इसी हवाले से अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन अमल के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान ही तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा कि अफगानिस्तान में अमन हमसाया ममालिक और खित्ते के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त हालात खाना जंगी की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इस पूरी सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ अयाज वज़ीर साहब, साबिक सफ़ीर और माहिर अफ़गान अमूर, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। सर कैसे देखते हैं आप अफ़गानिस्तान के हालात को? क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में देर पा अमन लाने में कामयाब हो जाएगा? क्योंकि अगर सिचुएशन को देखा जाए तो लग तो ऐसा रहा है कि अमेरिका की तरफ से जो बर्फ़ है वो पिघल रही है और बरतानिया ने भी अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हुकूमत है उसके साथ काम करने पर रजामंदी जाहिर कर दिया। आप कैसे देखते हैं? क्या अफगानिस्तान में अमन लाने का दारोमदार तो ज़ाहिर बात है अफगानियों पे है, तालिबान पे है, अशरफ गनी की हुकूमत पे है
और वो सियासतदान या वारलॉर्ड जो काबुल में रहते हैं लेकिन हुकूमत से बाहर है, इन सब का मुश्तरका ये अमल होगा या मेजॉरिटी में से अगर इस पे इत्तेफाक हो आइंदा हुकूमत का तो फिर बात बन जाती है। बाहर की इंटरफेरेंस वो न तस्लीम करते हैं, न मानते हैं, न अच्छी बात है। हम सबको चाहिए कि अब उनको आपस में बात करने दें। मैंने सुना है, आई होप दैट इज ट्रू, कि हामिद कारज़ई साहब और अब्दुल्ला साहब शायद कतर पहुंच गए हैं अशरफ गनी से मुकम्मल हिमायत लेके पावरफुल डेलीगेशन की सूरत में, तो तालिबान के साथ बात करेंगे। और मुझे बड़ी उम्मीद है उनसे कि दोनों माशाल्लाह बड़े मंजे हुए सियासतदान है, हामिद कारज़ई साहब और अब्दुल्ला साहब, और तालिबान की लीडरशिप भी माशाल्लाह बड़ी ही सुलझी हुई मंजी हुई है। तो दोनों जंग से भी तके हुए हैं, दोनों चाहते हैं कि मुल्क में अमन आ जाए। तो मुझे लगता है कोई रास्ता वो निकाल लेंगे। लेकिन अगर दूसरे वो मुमालिक जो अफगानिस्तान को अमन की नज़र से नहीं देखते, अगर वो अपने उन कामों से ज़रा हाथ रोक ले जो अमन को बर्बाद करता है या जो बदआमनी लाने में तेजी दिखाता है, तो उम्मीद तो बड़ी है कि इंशाल्लाह अमन आ जाएगी अफगानिस्तान में। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा सर, इंडिया में जो अफ़गान सफ़ीर हैं उनका कहना है कि अगर अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो जाते हैं अगर, तो वो भारत से अस्करी इमदाद तलब करेगा। अब सवाल ये कि भारत से क्यों मदद ली जा रही है? भारत तो कभी नहीं चाहेगा कि अफ़गानिस्तान में अमन की फ़ज़ा कायम हो। देखिए, भारत की दो सूरतें मैं देखता हूँ, दो रुख है भारत के इंटरेस्ट का अफगानिस्तान के अंदर। अब इसमें नहीं जाते कि उन्होंने कितना पैसा लगाया, कितना वक्त पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में उनको खुली छुट्टी मिली, ये एक अलग बहस है। लेकिन अगर अमन आ जाए अफगानिस्तान में और हिंदुस्तान उस हुकूमत के साथ ताल्लुकात रखे, तो अफगानिस्तान को बायलैटरल ताल्लुकात मजीद आगे ले जाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। हाँ, उनको दूसरे ममालिक को नुकसान पहुंचाना, खासकर पाकिस्तान को, वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हुकूमत वो समझते हैं कि हमारी इंटरेस्ट में नहीं है, फिर जाहिर बात है वो हर अमल करेंगे जो वहाँ पे बदअमनी ले आए। उनके अशरफ गनी हुकूमत के साथ बड़े गहरे रवाबित हैं। आपको मालूम है वो हुकूमत जब बनी उससे पहले भी नॉर्दर्न अलायंस के साथ हिंदुस्तान के बड़े करीबी ताल्लुकात थे, और वही नॉर्दर्न अलायंस हुकूमत में आई। सिर्फ हामिद कारज़ई साहब उसके चेहरे बने, सदर बना दिए गए, बाकी एक्टर तो सारे वो दूसरे लोग थे। तो उस हुकूमत के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात तो बहुत गहरे हैं। अब उनको, मैंने सुना है, आई होप इट इज ट्रू, कि पहले भी शायद हिंदुस्तान ने कुछ हेलीकॉप्टर दिए हैं, लेकिन उनके सोल्जर अफगानिस्तान में नहीं है। तो मदद तो पहले भी करते रहे, सिविल प्रोजेक्ट्स में भी, और ये दिफाई तरबियत में भी उनके खासे लोग फौज के वहाँ जाते हैं, हिंदुस्तान में ट्रेनिंग करते हैं। तो वो अपनी जगह उनका है। लेकिन अगर वो समझे कि तालिबान के साथ हमारी गाड़ी आगे नहीं जा रही या उनके साथ हमारे ताल्लुकात, हालांकि उन्होंने कोशिश कर ली, उनके वजीर खारजा उनके साथ मिले कतर में, वो चाहते हैं कि तालिबान के साथ भी वर्किंग रिलेशन कायम कर ले। लेकिन अगर ये उनके सफ़ीर जो दिल्ली में बात की है, ये बातें अगर वाकई सही निकली, तो फिर तालिबान की जो रिजर्वेशन पहले थी वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। फिर तालिबान शायद उनको वो सहूलतें भी न दे जो बायलैटरली एक दूसरे को देनी पड़ती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का जो किरदार है उसका एतराफ़ अमेरिका ने भी किया है कि पाकिस्तान ही तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया है। फिर भी सर, दोनों ममालिक के दरमियान बदगुमानियाँ जो हैं, इसकी वजह आपको क्या समझ आती, क्यों है? देखिए, एक तो ये बात मैं नहीं समझता कि हम ये क्यों कहते हैं कि अमेरिका के साथ तालिबान को हमने मनाया कि अमेरिका से बात कर ले। तालिबान तो बहुत पहले से, शुरू दिन से कह रहे थे कि हम अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अशरफ गनी की हुकूमत से नहीं बात करेंगे, क्योंकि वो एक पपेट हुकूमत वो समझ रहे थे, अमेरिका असली ताकत समझ रहे थे। लेकिन अमेरिका तालिबान के साथ बात नहीं कर रहा था। तो अमेरिका ने जब अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर ली, शिकस्त उसको नजर आई, तो घुटने टेक दिए,
फिर तालिबान के साथ बातचीत के लिए राजी हुआ। हाँ, हमने फैसिलिटेशन की है, बिल्कुल तालिबान के लीडरान साहिबान उनको वहाँ पहुँचाया, उनसे बात की। अब अशरफ गनी के हुकूमत के साथ बातचीत में हमारी कंट्रीब्यूशन है। हमसे तो ये हो सकता है कि हम तालिबान को दोस्त की तरह अच्छा मशवरा दें। तालिबान वो माने ना माने, वो मर्जी के मालिक है, वो हमारे नौकर नहीं है, लेकिन हमारी बात सुनते जरूर है। और ये रोल हमारा अमेरिका ने भी और बाकी दुनिया के ममालिक ने भी अप्रिशिएट किए हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर कहूँगा, अगर इजाज़त दें, कि काश कि हमारी हुकूमत ये अपनी अफगान पॉलिसी पे ज़रा पब्लिक डिप्लोमेसी न करे, ज़रा लाउड स्पीकर से हट जाए, ये क्वाइट डिप्लोमेसी हो और इसमें सिर्फ वो वजीर बोले या वो इदारा बोले जो डायरेक्ट अफगानिस्तान के साथ उसका ताल्लुक है, जैसे फॉरेन ऑफिस का स्पोक्समैन है या वजीर खारजा है। बाकी वो ज़रा खामखा क्यों बोलते हैं, ना उनका वो तजर्बा होता है, न वो सब्जेक्ट को इतनी गहरी नज़र से समझते हैं। उल्टा उससे हमारा इमेज ख़राब हो जाता है। फिर लोग तो कोट करते हैं कि वो भी वजीर है, वो ये कहता है और दूसरा वजीर ये कहता है। तो ज़रा अगर ये पब्लिक डिप्लोमेसी छोड़ दें, सिर्फ इदारे को या वजीर खारजा को ये बात छोड़ दें। लेकिन हमारे वजीर खारजा भी माशाल्लाह कैमरे और पब्लिक स्पीचेस में बहुत शौक रखते हैं, वो भी ज़रा थोड़ा स्पीड कम कर ले। बाकी हम अच्छी सही जा रहे हैं, सिमत हमारी सही है। ठीक है, ठीक है। अरे सर, अफगान अमन अमल में जो पाकिस्तान का मुस्बत किरदार है उसको दागदार करने की जो हम कह सकते हैं कि नाकाम कोशिशों में भारत लगा हुआ है, ये बात दुनिया को नजर क्यों नहीं आ रही है? देखिए, दुनिया के हर मुल्क के दूसरे मुल्क में इंटरेस्ट होते हैं। वेस्ट का और अमेरिका का एशिया में इंटरेस्ट ज्यादा वो समझते हैं कि हिंदुस्तान के जरिए हल होता है, बड़ी मार्केट है इकानमी की, और अमेरिका चाहता है कि हिंदुस्तान को जरा तकवीयत दे, आगे ले आए, ताकि चीन को इस खिते में मजीद पाँव फैलाने से रोक सके। तो उनको अगर नजर नहीं आता, अंधे ना हो, तो कश्मीर में जो हो रहा है, पैलेट गन चलाए जा रहे हैं, चरे से लोगों को अंधा किया जा रहा है, दिन दहाड़े लोग मार रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, वो उनको नजर नहीं आता। इधर हमारे अगर कुछ भी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए, उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन फैला देते हैं। अब तालिबान के पीछे हाथ धो के वो पड़े कि ये बड़े सख्त है, ये फलाना है, ये फलाना है। हालांकि अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान का जो कल्चर है, तालिबान ये अफगानिस्तान के जिस इलाके से आते वो ज़्यादातर गांव के लोग हैं। तो गांव के लोग, खा अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, वो शहरों के लोगों से ज़रा एक किस्म के रफ में कहूँ, लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनका अपना एक स्टाइल है। ख़वातीन बाजार आती है तो बुर्का उड़ती है या चादर उड़ती है। अब उनको ये चीज़ पकड़े। अब उनके ज़माने में 21 साल तो अमेरिका ने काबुल में गुजारे, जिनको बड़ा ख्याल था कि अफगान औरत बुर्के में कैद है, तो उनके ज़माने में वो औरत बुर्के में कैद नहीं थी। क्या उन्होंने वो बुर्के की बस इतनी आज़ादी दे दी कि औरतों को बोलने की इजाज़त है, नौकरी करने की इजाज़त है? वो तो तालिबान भी कहते हैं कि हम मना नहीं करेंगे, वो नौकरी भी करे, तालीम भी करे, लेकिन इस्लाम के दायरे के अंदर। अब जाहिर बात है, इस्लाम हमारा दीन है और तालिबान उसी पे स्टैंड लिए हुए हैं, तो वो तो फिर अपनी बात सही कहते हैं, लेकिन वो मगरिब उसको नहीं देखते, तालिबान के खिलाफ उसको कोट करते हैं। हालांकि उससे दुगना या सौगुना ज्यादा जुल्म हिंदुस्तान के अंदर इंसानी बुनियादों पे होता है, वो अमेरिका को नजर नहीं आता। तो ये तो है, इट्स अनफॉर्चुनेट। ठीक है जी, अयाज वजीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, मुझे ब्रेक पे जाने पे मेरे साथ मौजूद होंगे माहिर मौशियात मुजम्मिल असलम साहब। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बड़ी फ्याजी का मुजाहरा किया। ओगरा ने 11 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल महंगा करने की सिफारिश की थी, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये 40 पैसे की इजाज़त दी है। ये बड़ी ईद से पहले हुकूमत की तरफ से ईदी समझ लें। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 5 रुपये 40 पैसे का इजाफा, जिसका इतलाक आज रात से हो जाएगा।
अच्छा, मुआवने खुसूसी शहबाज गिल के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से डीजल की कीमत में 2.54 रुपये फ़ी लीटर, मट्टी के तेल की कीमत में 1.39 रुपये फ़ी लीटर और लाइट डीजल की कीमत में 1.27 रुपये फ़ी लीटर की इजाज़त दी गई है। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि शहबाज गिल साहब क्या कहते हैं कि जी ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये से ज़ायद इजाफे की सिफारिश की थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने की गर्ज से जो मतलूबा इजाफा है वो नहीं किया। लेकिन पूछने की बात यह कि हालिया इजाफे के साथ पेट्रोल की कीमत 112 रुपये से उठकर 118 रुपये तक पहुंच गई है। क्या इसका असर आवाम पर नहीं पड़ेगा? इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मुज़म्मिल तारुफ के मोहताज। मुज़म्मिल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुज़म्मिल, शहबाज गिल साहब क्या कहते हैं? आपने भी सुना कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को समरी 11 रुपये से ज़ायद की भेजी गई थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिर्फ 5 रुपये 40 पैसे इजाफे की मंजूरी दी है क्योंकि वो आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। अब आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? इससे वाकई रिलीफ मिलेगा या तकलीफ बढ़ सकती है? देखिए, शहबाज गिल साहब को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख लें, क्योंकि हर आदमी जो है शहबाज गिल को जो है लताड़ भी रहा है और आज ऐसे जैसे कि वो सारा मुनाफा शहबाज गिल को जा रहा है। शायद मैं आपको जो है एक कड़वी हकीकत बता देता हूँ कि ठीक 12 महीने पहले जो पेट्रोल की आलमी मार्केट में जो तेल की खुर्दनी तेल की कीमत थी वो थी $41 पर बैरल, और आज अभी मैं और आप जब बात कर रहे हैं तो ये $75 पर बैरल है। यानी कि लगभग 80 से 85% जो है 12 महीने में आलमी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ी है। और इस दौरान हुकूमत ने आज की, अगर 2 मिनट के लिए हम बात करते हैं कि तेल की कीमतों को अभी हम बात ना करें, तो आज से पहले तक पिछले 12 महीने में हुकूमत ने कितनी तेल की कीमतें मकामी तौर पे बढ़ाई? 12%। यानी कि आलमी मार्केट में 80% बढ़ी और हुकूमत ने 12% बढ़ाई। तो ये हुकूमत की तरजीहात कह लें आप कि ये है कि आवाम पे बोझ ना डलता, और वो कोशिश पिछले 4 महीने से भी ये करते रहे। ये ओगरा कभी 6 रुपये देता था कि बढ़ा दो, कभी 10 रुपये, कभी 8 रुपये। कितनी दफ़ा जो है वज़ीर आज़म ने जो है कीमतों को रद्द करते गए। लेकिन एक जिसे कहते हैं कि एक हद होती है कि आप कहाँ तक उसको रोक सकते हैं। देखें, तेल एक ऐसी चीज़ है कि चाहे दुनिया का अमीर मुल्क हो चाहे गरीब मुल्क हो, तेल की आमदनी पे हर मुल्क टैक्स कमाता है। सऊदी अरब जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल का एक्सपोर्टर और पैदावार करता है, उधर भी जो है, मुझे उस दिन कोई बता रहा था कि 2 जो है रियाल पर लीटर जो है पेट्रोल है, यानी कि 90 रुपये के करीब वहाँ पे भी जो है पेट्रोल पर लीटर है। पाकिस्तान मुल्क में अगर 118, हम कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि जी वो आप इंडिया की क्यों मिसाल दे देते हैं, आप श्रीलंका की क्यों दे देते हैं, आप बरतानिया की क्यों दे देते हैं? आपकी आमदनी भी तो कम है दूसरों के मुकाबले में। तो मैं एक बात कहना वाज़े करना चाहता हूँ कि ये वो जगह है जहाँ से जो है हमारी हुकूमत, क्योंकि हमें टैक्सेस की शरह हमारी दुनिया में कम तरीन है, 10% के करीब है। अगर कोई मुल्क, हमारे जैसा मुल्क को भी अगर खसारा जो है कम से कम रख के भी चलाना होना, तो हमें 15 से 16% जो है टैक्स की शरह चाहिए, लेकिन नहीं मिलती। जैसे हुकूमत टैक्स बढ़ाने की कोशिश करती है, मीडिया जो है सामान लेके जो है चढ़ाई कर देता है। मीडिया कहता है आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी। अब देखें फिजा, आम आदमी और आप में फ़र्क है ना। आपका जो पेट्रोल जो है, आप 2000 सीसी गाड़ी चलाती हैं, ठीक है, और आम आदमी मोटर बाइक चलाता है। तो अगर हुकूमत आज पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएगी तो ज़्यादा फ़ायदा आम आदमी का नहीं, फ़िज़ा की जेब में होगा, जो फ़िज़ा अफोर्ड भी कर सकती है और उसको उसकी जिम्मेदारी भी बनती है देने की, ठीक है ना। अगर फ़िज़ा का महीने का 15,000 रुपये का 20,000 कर चुकता है, आम आदमी मोटर बाइक वाले का 200 रुपये का होता है, 2000 का होता है। तो वो 2000 वाले की आज पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, उसकी जेब से फालतू 100 रुपये महीने का जाएगा। लेकिन अगर हुकूमत नहीं बढ़ाती है तो फ़िज़ा को 1000 रुपये का फ़ायदा होगा। तो इसमें आम आदमी और का मसला नहीं है, ये मुल्क का मसला है। और अगर हम तेल की मिसाल के तौर पे कीमत नहीं बढ़ाते, आज हुकूमत को इस साल 600 अरब रुपए हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी से चाहिए, यानी कि महीने का 50 अरब रुपए। पहले 15 दिन में हुकूमत ने सिर्फ 2 अरब रुपए कमाए। अभी जो आज भी कीमत बढ़ाई है ना, उसके बाद भी जो 3 से 4 अरब मिलेंगे, यानी 50 अरब की जगह सिर्फ 5 अरब मिलेंगे। जब हुकूमत को जब पेट्रोलियम लेवी में टैक्स कम मिलेगा तो उसने बजट में जो तखमीना लगाया है वो 2 काम करेंगे। या तो वो जो है वो तखमीना जो लगाया था तरक्याती अखराजात आवाम को रिलीफ वो नहीं देगी, या तो वो ये करेगी कि मजीद टैक्स की शरह कहीं और से बढ़ा देगी या कर्जा ले लेगी। ये तमाम सूरतों में जो है नुकसान फ़ायदा जो है आवाम का ही है।
तो मैं ये समझता हूँ कि माजी में भी हम जो है इलेक्शन, सियासत, ये वो, उसके चक्कर में हम बड़ा नुकसान कर जाते थे मुल्क का, और मुल्क के ख़जाने खाली हो जाते थे, और फिर IMF आपको पता है कदपट्टी पे बंदूक रखता था और कहता है कि जी ये करो, आप टैक्सेस बढ़ाओ। तो ये मैं जितनी आज मुझे जितना तरस आ रहा है आज हुकूमती नुमाइंदों पे, वो बेचारे जो है कभी कहते हैं 11 की समरी 5, खुल के बोले कोई, वो उन्होंने कोई जेब में इमरान खान के ना आवाज गिल के ना किसी और के, ये बजट की तखमीना था आमदनी का। अब आलमी मार्केट में तेल बढ़ गया है, जैसे मैंने आपको बताया 1 साल में 80% बहुत ज्यादा बड़ा होता है। हाँ, ये तेल कोई पाकिस्तान जिनके मुल्क में पैदा होता है वो भी आलमी मार्केट की कीमत दे रहे हैं। सऊदी अरब की मैंने मिसाल दे दी, तो हमारे मुल्क में तो पैदा भी नहीं होता, हम 85% बाहर से मंगाते हैं। तो ये बात समझने की है, और अगर जिसको नहीं समझ आ रही तो वो समझ लें कि उससे ज्यादा वो मफाद परस्त और सेल्फिश नहीं है। ठीक है। अच्छा मुज़म्मिल, अब ये रवा हफ्ते महंगाई की जो शरह है वो 12% से भी ज़्यादा रही है। अब आप क्या समझ रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत में ये जो हालिया इजाफे किया गया है कीमतों में, क्या इसके महंगाई पर बहुत ज़्यादा असरात होंगे? किस किस्म के असरात देखते हैं आप? देखें, जिसने पेट्रोल खरीदना है उसका मैंने बता दिया 5% का अखराजात पर महीने से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जिसने जो है अगर 1000 रुपये का पेट्रोल खरीदता था तो उसको 50 रुपये इजाफी देने, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि डीजल की कीमत उस तरीके से नहीं बढ़ी, 2 रुपये 84 पैसे या 54 पैसे ऐसे कुछ बढ़ी है। तो डीजल की कीमत बढ़ती है तो फिर ट्रांसपोर्ट, ये वो तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन फिजा एक चीज़ को याद रखें कि महंगाई हम और आप सिर्फ पेट्रोल नहीं लेते या बिजली नहीं इस्तेमाल करते, हम रोज़ाना जो है 70, 80, 100 अलग अलग चीज़ों को खरीदते हैं अलग अलग इस्तेमाल में। अभी महीना पहले चिकन की कीमत 300 रुपये किलो थी, जो अब जो है 200 से नीचे आ गई है। तो ये एक बैलेंसिंग है, कुदरत का है, ये कुदरत भी बैलेंस करती है चीज़ों को, ऐसा नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि देखिए, अब महंगाई पाकिस्तान का मसला, आज से साल पहले आप कहते हैं ना महंगाई बहुत पाकिस्तान में बढ़ गई है, तो पाकिस्तान और हुकूमत के लिए सवालिया निशान होता था, हाँ भाई बहुत बढ़ गई यार। अब ये आलमी मसला बन गया है। कल अमेरिका का डाटा आया है, 13 साल का वहाँ पे महंगाई का जून के महीने में रिकॉर्ड टूट गया, 13 साल का। और CNN की हेडिंग है, कल अगर आप CNN की वेबसाइट पे जाएं, अमेरिकन पीपल वॉलेट हैज बीन स्क्वीज्ड, ठीक है ना। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि अभी आलमी मसला बन चुका हुआ है। और उसमें क्या बात बोली उन्होंने कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, उन्होंने कहा यूज गाड़ियां 1 साल में 45% अमेरिका में कीमत बढ़ गई, और सिर्फ जून के महीने में यूज गाड़ियों की अमेरिका में 10% कीमत बढ़ गई। तो मसला ये आलमी महंगाई का है। अगर हम आवाम को, लोगों को ये बात एजुकेट नहीं करेगी, एक तो हमारी हुकूमत के वसाइल नहीं है, दूसरा अगर ये उधार लेके, कर्ज लेके आवाम को सस्ता पेट्रोल दिए जाएंगे, तो मुझे आज भी याद है, मेरी आंखें जब मैं बंद करता हूँ, 2007 में ये मुशर्रफ साहब काम करते थे। मुशर्रफ साहब ने इलेक्शन जीतना था तो वो पेट्रोल जितना महंगा होता जाता था वो पेट्रोल बढ़ा नहीं रहे थे, और पाकिस्तान के खजाने 7 साल में मुशर्रफ साहब ने भरे थे और बड़ी तारीफें होती थी, वो 6 महीने में खत्म हो गए, फिना हो गए। यही काम मुस्लिम लीग नून ने आपने आखिरी 1 साल में किया था। मैं तो दाद देता हूं कि इमरान खान साहब ने कोशिश करते रहे, लेकिन अब उन्होंने अपने ऊपर जो है मुल्क को तरजीह दी है, और हो सकता है कि इसकी वजह से वो अपने कश्मीर के इलेक्शन हार जाएं। देखें, कश्मीर का इलेक्शन सर पे था, लेकिन उन्होंने नहीं परवाह की कि इलेक्शन अपनी जगह, मुल्क की सालमियत अपनी जगह। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और आवाम को भी समझना चाहिए। ये मेरा एक इसमें तज़किया है। अच्छा मुज़म्मिल, कोरोना की जो अभी चौथी लहर है, जिसकी वजह से फिर आप देख रहे हैं कि जी बंदिशों का शोर है, अब इसका हमारी इकॉनमी पर पहले भी बड़ा असर हुआ था, आपको पता है। अब फिर जब पाबंदियां लगी तो क्या हालात आप देखते हैं आगे इन पाबंदियों की वजह से, कोरोना के हवाले से? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि एक जैसे गाड़ी की मैं और आप हमेशा कोई मिसाल ले आते हैं। जब आपने पहली दफ़ा गाड़ी चलाना सीखी थी तो आपने बहुत घबरा के आपने गाड़ी मारी भी होगी, गाड़ी को स्पीड ब्रेकर में उछाला भी होगा, खड्डों पे भी मारी होगी, स्क्रैचेस भी लगे होंगे, ठीक है। फिर अगला साल जब हुआ तो आपका हाथ अच्छा होता गया, तो आप गाड़ी को बेहतर, नुकसान कम से कम होने दिया आपने ना। तो एक अंग्रेजी का वर्ड है लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। कोरोना जब पहली दफा आया था ना तो पूरी दुनिया के लिए नया था। पूरी दुनिया 100 साल बाद ऐसी कोई बीमारी आई थी
तो पूरी दुनिया को समझ ही नहीं आता था। अब सबने सीख लिया है, मईशतों ने भी सीख लिया, हुकूमतों ने भी सीख लिया, कारोबारियों ने भी सीख लिया, तनख्वाहदारों ने भी सीख लिया और आम आदमी ने भी सीख लिया। अब ये चौथी के बाद पांचवी भी आएगी, छठी भी आएगी, सातवीं भी आएगी। अब इंक्रीमेंटल जो लॉसेस है ना, पहले की तरह वो उस तरह नहीं होंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते रहेंगे। जैसे जैसे आपकी गाड़ी चलाने में आपका तजर्बा अच्छा होता गया, अब आप जो है ब्रांड न्यू गाड़ी लेके भी जो है आपको घबराहट नहीं होती। पहले आप पुरानी गाड़ी पे जब सीख रही होंगी उसमें भी आप कहती हो कि अल्लाह नुकसान ना हो जाए, गाड़ी लग ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ये मैं इसको इस तरीके। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो जो कोरोना की मुज़म्मिल SOPs के नाम पर, कोरोना के SOPs के नाम पर ये जो कारोबार बंद किया जाता है, तो ऐसे में सबसे पहले ख्याल आता है उन दिहाड़ीदार तबके का जो कि रोज़ की बुनियाद पे काम करते हैं। अगर वो एक दिन काम ना करें, 2 दिन उनको दिहाड़ी ना मिले, तो उनके घर के तो चूल्हे ठंडे हो जाते हैं। तो क्या उनके लिए, ऐसे तबके के लिए जो दिहाड़ीदार हैं, उनके लिए हुकूमत को, आपको नहीं लगता किसी रिलीफ का ऐलान करना चाहिए? देखें, बिल्कुल करना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है, और ये सबसे पहले तो आप देखें NCOC फैसला करती है, उसके बाद सूबाई हुकूमतें अपने अपने फैसले खुद कर रही हैं। तो ये सूबाई हुकूमतें किस दिन अपनी जिम्मेदारी संभालेंगी? इनको इस साल सिर्फ 700 अरब रुपए हुकूमत से, पाकिस्तान से फालतू मिलेगा, और ये पैसे जो है उल्टे सीधे कामों में और इधर उधर ज़ाया करते हैं। ये थोड़ी सी जिम्मेदारी अभी तक, जब से ये चौथी लहर आ गई, मुझे बता दें किसी एक सूबे ने एक वैक्सीन खुद खरीदी हो, किसी एक सूबे ने जो है अपने सूबे के लोगों की मदद की हो किसी चीज़ में, यानी कि जो जैसे इमरान खान की हुकूमत ने 12,000 रुपये जो है दे दिया था, फिर सीमेंट सेक्टर का पैकेज लाए, फिर एक्सपोर्टर्स का पैकेज लाए, फिर ज़राअत का पैकेज लाए। किसी एक सूबे की एक कोई काबिल ज़िक्र चीज़ मुझे गिनवा दें तो मैं जो हूँ आपके आगे सर झुका के कहूँगा आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ये जो चाहे पंजाब हुकूमत हो, जैसे ये दो बड़े, ये इन दोनों में कुछ नहीं किया ऐसा। ठीक है मुज़म्मिल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ नाज़रीन, मुझे तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।